कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि नाम में एक छोटी सी गलती की वजह से उनका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था। फिर उनके आधार कार्ड में उनके पिता का नाम गलत लिख गया या फिर उनका सरनेम नहीं लिखा था, इसीलिए उन्हें पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत आ रही है। और ऐसा सुनने के बाद अक्सर ये लगता है कि हमारे देश में पासपोर्ट बनवाना कितनी जटिल प्रक्रिया है। दूसरी तरफ पासपोर्ट के साथ किसी दूसरे देश जाना है तो वहां का वीजा लेना भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स टास्क लगता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको ये पता चले कि भारत में न जाने कितने ही लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ रह रहे हैं और सिर्फ रह नहीं रहे हैं, अपनी एक पूरी पीढ़ी यहाँ पर गुजार चुके हैं, उनके बच्चे यहाँ से पूरी स्कूलिंग कर चुके हैं, नौकरियां कर रहे हैं, सरकार से मिल रही तमाम सुविधाओं का लाभ भी ले रहे हैं, तब आपको कैसा लगेगा? मतलब एक तरफ कई भारतीय सख्त नीतियों के चलते पासपोर्ट नहीं बनवा पाते और दूसरी तरफ पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले बहुत आराम से भारत में शरण लिए हुए हैं। और इस पूरे खेल का खुलासा तब हुआ जब सरकार ने हाल ही में पाकिस्तानियों को वापस जाने का निर्देश दे दिया। करीब करीब सभी तरीके के वीजा को रद्द कर दिया गया और इसके बाद रोजाना ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर कहीं पर एक महिला ये दावा करती है कि वो तो कराची पाकिस्तान की रहने वाली है और 41 साल से भारत में रह रही है। उसके पास ना तो भारतीय नागरिकता थी, ना ही कोई वैध वीजा। दूसरी तरफ एक सीआरपीएफ जवान मुनीर खान की पत्नी भी पाकिस्तानी है, जिन्हें पाकिस्तान वापस जाना पड़ा। आप सोचिए कि एक सीआरपीएफ के जवान ने भी एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी की और उसे भारत ले आए। एक पाकिस्तानी युवा जो कि 17 साल से भारत में रह रहा था, उसने यहां से पढ़ाई की और अब ग्रेजुएशन कर रहा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस युवक के पास राशन कार्ड भी है और यह पाकिस्तानी नागरिक भारत में ही वोट देता है। आप एक बार ध्यान से सुनिए, ये इसी भारत की सच्चाई है जहां पर पाकिस्तानी नागरिक कई कई पीढ़ियों से यहां पर रह रहे हैं, पाकिस्तान में शादी कर चुके हैं, सरकार की तमाम सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और तो और वोट भी दे रहे हैं। हमारी 9 साल पहले मंगनी हुई थी, हमने वीजा अप्लाई किया था लेकिन नहीं था हो रहा। 9 साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए और ये एकदम से ऐसे कह रहे हैं। मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। मुझे यहाँ 40 साल हो गए हैं भैया, 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियाँ मैंने की है, पढ़ा इन्होंने इधर ही है। तो हमने क्या हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया, हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। मेरा नाम रक्षंदा जहूर, मैं जम्मू कश्मीर से। मुझे आए हुए 35 साल हो गए हैं। उस दौरान इन्होंने मेरा वीज़ा भी मेरे पास है, हमने वीज़े के लिए अप्लाई भी करा हुआ है, लेकिन मेरी नेशनलिटी के लिए भी हमने अप्लाई करा हुआ है, लेकिन आज तक वो मुझे नहीं मिली। सर हमारी वजह से तो नहीं है ना कुछ भी, हम लोग तो इतने ऑनेस्ट हैं यहाँ पे, हम लोगों ने तो कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं किया ना, हमें क्यों इतना अजाब दिया जा रहा है? मैं अपने बच्चे छोड़ के जा रही हूँ, मेरी बेटी घर में, उसकी कंडीशन बड़ी खराब है इस वक्त। प्लीज आप कुछ कीजिए प्लीज। क्योंकि मेरे पास था ब्लू पासपोर्ट, सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट की एंट्री थी वहाँ अंदर। मेरी 2 बच्चियाँ बहुत रोते हुए गई है अंदर। बस हमारा किसी तरह हमारा बहुत जल्द से जल्दी हो सके हमारी आवाज आगे पहुँचाए और हमारे वहाँ जाने का हमारा इंतजाम करवाए। बस हमें यही कहना है। अब जो हो गया सो हो गया, हमारा रास्ता खुलवाए, हमें जाने दे। मेरे बच्चे मुझे वहाँ लेने आए थे, मुझसे बार बार सवाल कर रहे हैं कि मम्मा आप कब आओगी। मैं कैसे समझाऊं उनको कि मैं कैसे आऊंगी? अगर जो भी गाइडलाइंस आपने चलाई थी हमारे लिए भी तो कुछ करते ना। नेशनलिटी हमें अभी मिली नहीं है, 11 साल हो गए हैं। मुझे नेशनलिटी की स्लिप मौजूद है, जिस दिन मुझे वो नेशनलिटी मिलेगी वो स्लिप जमा हो जाएगी, लेकिन मेरा घर तो वही है ना। मैं तो अपने मायके आई थी, यहाँ इंडिया से गई थी पाकिस्तान शादी होके,
ठीक है, मगर 13 साल बाद आई हूँ सर मैं। मुझे भी बहुत अफसोस है जिनका गया है, जाहिर सी बात है, ठीक है, मगर मेरे बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है। मेरे से बस यही इल्तिजा है अगर मैं इनके साथ चल जाऊँ, क्योंकि इनके देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। मेरा शौहर जो है वो पेशेंट है, ठीक है, गुर्दों का, उनकी खुद तबीयत खराब रहती। मेरे इस टाइम पे जो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं टोटली ब्लैंक हो गया हूँ। अभी मैं करंटली मैं परसू कर रहा हूँ अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, जून में मेरे एग्जाम्स थे, तो मेरे कुछ और प्लान्स थे कि एग्जाम्स खत्म करके मैं जॉब्स के लिए, इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन अचानक से जब सब चीज होना, ठीक है, ये बहुत इफेक्ट करती है, तो मेरा इस टाइम थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, मेरे को नहीं। हाल ही में हुए एक्शन से पता चला है कि भारत में हजारों पाकिस्तानी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे, और इसका एक आंकड़ा भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर महाराष्ट्र में 5037 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे, जिनमें से 107 का कोई पता नहीं, 34 अवैध रूप से रह रहे थे। राजस्थान के जैसलमेर में 6000 से ज्यादा और पूरे राजस्थान में 20,000 पाकिस्तानी नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे थे। ओडिशा में 12 पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का नोटिस जारी किया गया, जिसमें शारदाबाई जैसी महिलाएं शामिल हैं, जो कि 35 साल से भारत में रह रही थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 5 पाकिस्तानी महिलाएं थी, जिनमें से 4 को पहले ही वापस भेजा जा चुका है। जरा इन आंकड़ों को और तस्वीरों को देखने के बाद आज आप सबके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर इतने सालों तक ये लोग बिना नागरिकता, बिना वैध वीजा के कैसे रह रहे थे? क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं थी? क्या खुफिया एजेंसीज को इसकी भनक तक नहीं थी? ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है। 41 साल तक कोई विदेशी नागरिक भारत में कैसे रह सकता है? एक पाकिस्तानी युवा हमारे देश के चुनावों में वोटिंग कैसे कर सकता है? इस मामले में गलती का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए, इसका जवाब हम 3 स्तर के एक विश्लेषण से समझ सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत स्तर। कई पाकिस्तानी नागरिक जैसे कि शारदाबाई या सीमा हैदर भारत में शादी करके बसे। शारदा ने 35 साल पहले धर्म परिवर्तन और जबरन शादी से बचने के लिए भारत में शरण ली। सीमा हैदर ने सचिन मीरा से शादी की, हिंदू धर्म अपनाने का दावा किया, और इन लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया या फिर वैध दस्तावेज बनाए रखने में लापरवाही बरती। लेकिन क्या सिर्फ इनकी गलती है? क्योंकि बात यहाँ पर प्रशासनिक स्तर की करनी होगी। स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन, वीजा अथॉरिटीज की नाक के नीचे इतने सालों तक ये लोग बड़े आराम से रह रहे थे। उदाहरण के लिए शारदाबाई के पास वोटर आईडी और आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, और फिर भी उनकी नागरिकता की स्थिति स्पष्ट नहीं। क्या प्रशासन ने इनके दस्तावेजों की जांच नहीं की? क्या हर बार वीजा एक्सटेंशन की प्रक्रिया में ढील बरती गई? तीसरी चीज है नीतिगत स्तर। भारत की नागरिकता और वीजा नीतियों में खामियां रही। लॉन्ग टर्म वीजा पर रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की नियमित निगरानी का अभाव रहा। साल 2011 में गृह मंत्रालय ने एलटीवी धारकों की निगरानी के लिए दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन इसका पालन कितना हुआ? इसके अलावा पाकिस्तानी हिंदुओं जैसे कि शरणार्थियों के लिए नागरिकता प्रक्रिया को सरल करने में देरी हुई, जिसके चलते कई लोग यहां पर असमंजस में फंसे रहे। ये भी एक सच है। यहां पर एक कदम आगे बढ़कर एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि क्या सिर्फ प्रशासनिक चूक है या सुनियोजित तरीके से भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ? मतलब 41 साल तक बिना दस्तावेज रहने वाली महिला अगर वोटर आईडी और आधार कार्ड को हासिल कर सकती है, तो क्या ये सिस्टम की कमजोरी नहीं दिखाता है? और अगर ये एक महिला या फिर एक युवा कर सकता है और आज वो कैमरे के सामने है, तो आप जरा सोच कर देखिए, जस्ट इमेजिन ऐसा करने वालों की संख्या न जाने कितनी होगी। मतलब जिस पाकिस्तान के साथ हम जंग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसी पाकिस्तान के हजारों लोग तो पहले से ही हमारी जमीन पर मौजूद है। ये सुनने में भी खतरनाक लगता है। ऐसे में हमें इसके समाधान के बारे में जल्द से जल्द सोचना होगा, जहां पर पहला स्टेप है एनआरसी और सख्त निगरानी। इससे अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान होगी। दूसरा स्टेप है नागरिकता प्रक्रिया में तेजी। धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू शरणार्थियों के लिए नागरिकता प्रक्रिया को और सरल करना होगा। सीएए इसका एक कदम है, लेकिन इसे और तेजी के साथ लागू करने की जरूरत है। और तीसरा स्टेप खुफिया तंत्र को मजबूत करना, जहां पर स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसीज को विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और ज्यादा संसाधन देने होंगे। इस पूरे विश्लेषण से यह बात तो साफ हो जाती है कि गलती सिस्टम की है, जो इतने सालों तक ढीला रहा। गलती नीतियों की है, जो स्पष्ट और सख्त नहीं है। और हां, गलती इन लोगों की भी है जिन्होंने वैध दस्तावेज बनाए रखने की जिम्मेदारी नहीं निभाई। लेकिन अब समय
समाधान का है और सरकार को जल्द से जल्द इस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, लेकिन इसकी तर्ज पर एक्शन बिगिंस फ्रॉम होम करना होगा। घर की सफाई सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए।